हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो आज हम लोगों का वन लाइनर होगा वो न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर में होगा, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स जो आज हमारा चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार पीटी बीपीएससी के पीटी में भी सवाल पूछे गए हैं और मेंस में भी इसका हेल्प मिलता है। मेंस में इसका कहां हेल्प मिलेगा आपको? साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक जब आप पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं इनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और आपका जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, कहता है डिस्कवरी ऑफ मेसन। मेसन की खोज किसने की थी, या फिर मेसन डिस्कवरी ऑफ मेसन, या फिर मेसन की खोज किसने की थी? तो कहते हैं हिदेकी युबॉक। हिदेकी युबॉक ने मेसन की खोज की थी। और ये कौन है? तो जापानीज फिजिसिस्ट हैं, याद रखिएगा। कौन है? हिदेकी युबॉक जो है वो जापानीज फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने 1935 में मेसन की खोज की। अगले पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो कहता है डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो कौन है? सीडी एंडरसन। कौन है? तो सीडी एंडरसन जो है उन्होंने किसकी खोज की है? तो पॉजिट्रॉन। और इसके जो शब्द होंगे थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, तो कोशिश करेंगे कि मैं इतनी बार रिपीट करूंगा कि आपको वो शब्द प्रोनाउंस करने में बहुत इजी फील हो। तो मैंने क्या कहा? पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो सीडी एंडरसन साहब ने की थी। अगले पॉइंट पर आते हैं। कहता है सूर्य और तारों में। याद रखिएगा, सूर्य जो है और जो तारा है, अगर हमें कहे इसको डिफरेंशिएट करने तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है? जो हमारा सूर्य है उसका नामांकन हमारे सौर मंडल के कारण उसका नाम सूर्य पड़ गया। लेकिन अगर हम बात करें तो सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है। तो कहता है सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन, द थियरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सन एंड स्टार। स्टार और सन में जो ऊर्जा का उत्पादन है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? H.A. बेथे। H.A. बेथे ने सिद्धांत दिया था सूर्य और तारों में जो ऊर्जा उत्पादन होता है, जो ऊर्जा का निर्माण होता है, वो कैसे होता है। अगले पॉइंट में बात करें ट्रांस यूरेनिक तत्वों का संश्लेषण। अगर हम बात करें ट्रांस यूरेनिक जो तत्व होते हैं, इसका सिंथेसिस किन्होंने दिया था? गैलन टी सीबॉग। ग्लेन टी सीबॉग ने ट्रांस यूरेनिक तत्वों का संश्लेषण के बारे में बताया। अगले पॉइंट पे आते हैं। कहता है सही कथन है। अब इसमें क्या होता है, जो आपको प्रश्न आते हैं पीटी में, तो दो चार पॉइंट्स होते हैं, उनमें से नीचे ऑप्शन दिया रहता है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। A1 2 2 3 3 4 ऐसे करके कुछ ऑप्शंस रहते हैं, या नन ऑफ दीज, ऊपर में कोई भी सही नहीं है। तो ऐसे ही आते हैं। लेकिन एक कथन है यहां पर, परमाणु के नाभिक, याद रखिएगा, जो एलिमेंट है उसके नाभिक, जो आपके पास परमाणु है उसके नाभिक के टूटने को, जब टूट जाता, याद रखिएगा इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। ऐसे तत्व जो हैं अपने आप में स्टेबल नहीं होते हैं। अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो वो स्टेबल नहीं होते हैं। इनको स्टेबल होने के लिए अपने जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस या तो बड़ा अगर हो, या तो बड़ा अगर हो तो वो टूट कर दो अलग अलग नाभिक में बदल जाता है ताकि वो स्टेबल हो सके, या फिर एक छोटा नाभिक है वो अनस्टेबल है, वो चाहता है दूसरे नाभिक को अपने में जोड़ के बड़ा नाभिक बन के वो स्टेबल हो जाए। तो नाभिक जब टूटता है इसी को हम लोग विखंडन कहते हैं, जब जुड़ता है इसी को हम लोग संलयन कहते हैं। तो कहता है सही कथन है, परमाणु के नाभिक के टूटने को विखंडन कहते हैं। जब टूटेगा तो समझ रहे हैं विखंड हो गया, विखंडित हो गया, मतलब
टूट के अलग अलग हो गया। अगले पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो कहता है वह कण जिसके आविष्कार का दावा किया गया है, जिसके आविष्कार का दावा किया गया है, जो आइंस्टीन साहब के थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत को खंडित कर रहा है। कहता है वह कण, वह पार्टिकल्स जिसके डिस्कवरी से दावा किया गया कि वह उसका डिस्कवरी हुआ है, जो आइंस्टीन साहब का जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका खंडन करता है, वो कौन सा है? माइक्रोवेव फोटोन। माइक्रोवेव फोटोन पार्टिकल की खोज से ऐसा दावा किया गया है, आइंस्टीन साहब का जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है वह खंडित हो जाता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरण के लिए किया जाता है। किसके त्वरण के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे प्रोटॉन्स। कौन है? तो प्रोटॉन्स। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कहता है इसका उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है कि पीने के पानी में गामा उत्सर्जक आइसोटोप है या नहीं। याद रखिएगा, किस चीज के उपयोग से हम कह सकते हैं कि जो पीने का पानी है उसमें जो गामा रेडिएशन है उस उत्सर्जक का आइसोटोप है या नहीं है। तो याद रखिएगा सिंटिलेशन काउंटर के उपयोग से हम पीने के पानी में गामा उत्सर्जक आइसोटोप है या नहीं है तो उसका हम पता लगाते हैं। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं तो कहता है सूर्य जो सन है, सूर्य की ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? याद रखिएगा जो सूर्य है, सूर्य के नाभिक में यहां पर क्या हो रहा है? तो देखिए दो चीजें मैंने बताई, एक होता है आपका फ्यूजन और एक होता है फीजन। इसको फ्यूजन को कहते हैं संलयन और फीजन को कहते हैं विखंडन। अब फ्यूजन में क्या होता है कि जब देखिएगा एक मॉलिक्यूल्स है जिसका न्यूक्लियस, याद रखिएगा न्यूक्लियस ये छोटा है और बगल में एक न्यूक्लियस है जो वो भी सेम इसी तरह का है। अब क्या हुआ कि ये स्टेबल नहीं है और ये भी स्टेबल नहीं है। इनको पता है कि इसके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो हम एक स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे, एक स्टेबल बड़ा न्यूक्लियस बना लेंगे, तो इसी को कहते हैं संलयन। और अगर हम बात करें कि हमारे पास एक बड़ा नाभिक पहले से मौजूद है लेकिन ये स्टेबल नहीं है और ये क्या हुआ, टूट के दो अलग अलग नाभिक में बदल गया, इसी को हम लोग कहेंगे विखंडन या फीजन। तो जो सन है, सन के कोर में, याद रखिएगा कहां पर, कोर में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है, इसका जो मॉलिक्यूल है, इसका जो एटम है ना, वो क्या करता है कि वो जुड़ता है हाइड्रोजन से, मतलब इसका न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से जुड़ के क्या बना लेता है, एक हीलियम बना लेता है, He2 बना लेता है। क्या बना लेता है? He2। क्या हुआ, एक छोटा नाभिक दूसरे नाभिक से जुड़ के, दूसरे नाभिक से मिल के क्या बनाया, हीलियम, मतलब एक बड़ा नाभिक बना लिया और ये क्या बन जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो इसी कारण से ये जो क्रिया हो रही है, इसी क्रिया को फ्यूजन कहते हैं और इसी फ्यूजन क्रिया के कारण क्या हो रहा है, बहुत मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो क्या कहता है यहां पे पॉइंट, सूर्य की ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारा, कोई भी तारा जो है, स्टार, याद रखिएगा सूर्य भी क्या है, एक स्टार ही है। ये क्या है, स्टार ही है। तो कहता है कि जो तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कहां से, न्यूक्लियर फ्यूजन से, नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वाकर्षण संकुचन से, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन से, गुरुत्वाकर्षण संकुचन से। अगले पॉइंट पे बात करते हैं,
तारों में नवीकरण, तारों में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तारों में नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वह हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। याद रखिएगा, हर तारे में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम जो है वह स्टेबल होने के लिए हीलियम का एटम बना ले रहा है। इसी को नाभिकीय संलयन अभी जस्ट मैंने बताया था, समझाया था। तो हाइड्रोजन का हीलियम में जो परिवर्तन है, यही क्या है, तारों में नवीकरणीय न्यू रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है। अगला पॉइंट बात करें तो सूर्य से ऊर्जा का स्रोत, सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा का स्रोत है उसका कारण क्या है, नाभिकीय संलयन, मतलब हाइड्रोजन के हीलियम में बदल जाने के कारण। अगले पॉइंट पर बात करें हम, इन न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड इन ईच अदर। ठीक है, इसका पॉइंट थोड़ा गड़बड़ है, इसको मैं इसको काट देता हूं, इसके नीचे देख लेते हैं हम लोग। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है, इसके पॉइंट को हम आगे देखते हैं। एक परमाणु रिएक्टर में स्वनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है, क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया, याद रखिएगा, प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं। तीव्र न्यूट्रॉन जो है ग्रेफाइट द्वारा धीमे हो जाते हैं, वहां पर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है जो तीव्र न्यूट्रॉन है उसको धीमा करने के लिए। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कहता है परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्टी है, मॉलिक्यूलर फर्नेस है। आणविक क्या है, भट्टी है, मतलब उसमें अणु का टूटना और अणु का जोड़ना वहां पर हो रहा है, इसी कारण से इसको क्या कहा गया, आणविक भट्टी, मॉलिक्यूलर फर्नेस कहा गया। जैसे कि चूल्हा होता है ना, उसमें लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो वह भी एक तरह का फर्नेस है। तो यहां पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वह आणविक भट्टी होता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है परमाणु रिएक्टर परमाणु बम के बीच क्या अंतर है। याद रखिएगा, कहता है कि परमाणु रिएक्टर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है और परमाणु बम, एक में बिजली का उत्पादन हो रहा है, एक फटेगा तो इंसान मरेगा, है ना, या जीव जंतु या फिर पृथ्वी को नुकसान होगा, हमारे वायुमंडल को नुकसान होगा। कहता है कि दोनों के बीच क्या अंतर है, तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला प्रतिक्रिया नियंत्रित होती है। क्या होती है, नियंत्रित, कंट्रोल्ड मैनर में जो है वहां जो रिएक्शन हो, चेन रिएक्शन है, वो नियंत्रित है। और लेकिन अगर हम बात करें परमाणु बम में अनियंत्रित रहती है। याद रखिएगा, परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, कहता है कि रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी के संदर्भ में सही कथन। तो याद रखिएगा, रेडियो धर्मिता एक परमाणु गुण है। हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर तैयार किया जाता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का एक स्रोत है। मोनोजाइट जो है एक और है या फिर एक और है, जिसमें मोनोजाइट में क्या है, थोरियम होता है। थोरियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। याद रखिएगा, मोनोजाइट एक और है जो अर्थ में नेचुरली अवेलेबल है, अर्थ सरफेस पर नेचुरली अवेलेबल है, जिसमें कि थोरियम होता है। थोरियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट का प्रसंस्करण या निर्यात कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ही इसका निर्यात कर सकती है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण परमाणु ईंधन। याद रखिएगा, भारत में जो है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए परमाणु ईंधन जो है, न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो कौन सा है, थोरियम। थोरियम कहां से प्राप्त होता है, कौन से ओर से, तो याद रखिएगा मोनोजाइट। अगला पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है भारत में जिस रेडियोधर्मी तत्व का विशाल भंडार पाया जाता है, भारत में किस रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का विशाल भंडार है, तो अभी जस्ट मैंने बताया थोरियम का। थोरियम मोनोजाइट ओर से निकलने वाला जो थोरियम है उसका भंडार भारत में अत्यधिक है, विशाल भंडार पाया जाता है। और जो मोनोजाइट है इसका निकासी और या फिर इसका निर्यात जो है वह सरकार के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अगर हम बात करें कैडमियम
थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। कौन कौन सा? कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम में से वह तत्व जो न्यूक्लियर फ्यूल परमाणु ईंधन के रूप में शामिल नहीं है, वो कौन है? कैडमियम। याद रखिएगा, कैडमियम अभी तो मैंने बताया। थोरियम क्या है? यूज कर रहे हैं, ईंधन है। प्लूटोनियम, यूरेनियम। कैडमियम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। मोनोजाइट, थोरियम, बेरिलियम और क्रोमियम में से वह खनिज जो परमाणु ऊर्जा से संबद्ध नहीं है, तो कौन है? मोनोजाइट। अभी मोनोजाइट से क्या निकाला हमने? थोरियम निकाल लिया। अब यहां पे थोरियम तो है ही, और क्या है हमारे पास? बेरिलियम है, और क्या है हमारे पास? क्रोमियम। तो इसमें से कौन नहीं है? तो क्रोमियम अमोंग इनमें से खनिज जो परमाणु ऊर्जा से संबद्ध नहीं है। कौन नहीं है? तो क्रोमियम नहीं है। याद रखेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट में कहता है कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कौन नहीं है? तो हीलियम। हीलियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, वह तत्व जिसका उपयोग परमाणु ईंधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है, कैल्शियम। कैल्शियम का यूज परमाणु ईंधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, परमाणु बम जो होता है जिससे कि बहुत नुकसान होता है, इसका किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? परमाणु बम के निर्माण में किया जाता है। तो किसका उपयोग? यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु बम बनाने में किया जाता है। याद होगा आपको, ठीक है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है परमाणु बम का कार्य सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्य सिद्धांत जो है वो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन, और यूरेनियम का जो है वह नाभिकीय विखंडन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम भी होता है, एटम बम भी होता है। तो एटम बम में याद रखिएगा, एटम बम में हमने क्या किया था? यूरेनियम का प्रयोग किया था। परमाणु बम, एटम बम में यूरेनियम का प्रयोग किया, और हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन का प्रयोग किया। एटम बम में यूरेनियम जो है उसका क्या होगा? विखंडन होगा। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन बम में, तो इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। आगे पॉइंट पे बात करते हैं, क्या है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित मतलब जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यही चीज होता है कि जब नाभिकीय संलयन और या फिर विखंडन का प्रयोग रिएक्टर्स में किया जाता है तो वहां पे कंट्रोल्ड होता है, उसको कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है जिससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब बम में इसका प्रयोग किया जाता है और जब वो फटता है तो वह अनियंत्रित होता है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होता है। आगे पॉइंट पे बात करते हैं, कौन है? हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने किया। हाइड्रोजन वन जो है, बम जो है, उसको किसने बनाया? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया या विकास किया। आगे बात करते हैं, संवर्धित यूरेनियम। संवर्धित यूरेनियम जो है, इनरिच्ड यूरेनियम, मतलब कि याद रखिएगा यूरेनियम के कई सारे आइसोटोप्स हैं, उनमें से यूरेनियम का जो 235 आइसोटोप है वह जो है प्राकृतिक यूरेनियम है, जिसमें रेडियोधर्मी 235 जो है आइसोटोप वो कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है ना, आर्टिफिशियली जो है इसको इंक्रीज किया जा सकता है। इनरिच्ड यूरेनियम याद रखिएगा आइसोटोप कौन सा? 235 है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन इसको अगर सावधानी से और अच्छे से पढ़ा जाए तो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे जाएगा। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, क्या कहता है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी, याद रखिएगा, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विखंडन का अंतिम, रेडियोधर्मी
के विखंडन का अंतिम उत्पाद कौन होता है? तो लेड होता है। याद रखिएगा, यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, यह जब टूट जाता है ना, डिसइंटीग्रेशन होता है, टूटना, डिसइंटीग्रेट हुआ यूरेनियम का जब, तो उसका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा बनता है? सीसा, लेड होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्या कहता है? एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आयुर्ध मतलब हाफ लाइफ है ना, 4 महीने है। पदार्थ के 3/4 भाग 8 महीने में क्षय हो जाता है। याद रखिएगा, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आयुर्ध जो है, हाफ लाइफ 4 महीने का है, तो पदार्थ जो है 3/4 भाग 8 महीने में खत्म हो जाएगा। आगे पॉइंट पे बात करते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व का आयुर्ध 5 वर्ष है। कितना वर्ष है? 5 वर्ष है। तो 20 वर्ष बाद बचे रेडियोधर्मी एलिमेंट का जो अंश होगा वो क्या होगा? 1/16 होगा। याद रखिएगा कि रेडियोधर्मी तत्व का जो हाफ लाइफ है अगर 5 वर्ष है, तो 20 वर्ष बाद जो उसका जो बचेगा, अब शेष बचेगा, वह कितना बचेगा? 1/16 बचेगा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आयु काल 10 दिन है। इसका अर्थ है कि 20 दिन में पदार्थ का 3/4 भाग क्षय हो जाएगा। 10 दिन में आयुर्ध काल है, मतलब हाफ लाइफ है ना। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 डेज। अगर 10 दिन है तो 20 दिन में उसका 3/4 भाग जो है वह क्षय हो जाएगा, अपने आप क्षय हो जाएगा। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। एस्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्रीटियम और जिरकोनियम। याद रखिएगा कौन कौन सा? एस्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्रीटियम और जिरकोनियम में से कौन रेडियोधर्मी नहीं है? तो जिरकोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। कौन नहीं है? जिरकोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो आपका पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, वहां पे बिजली का जो उत्पादन के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला यूरेनियम का समस्थानिक आइसोटोप जो है वो कौन है? U-235, यूरेनियम 235 जो है वह एक आइसोटोप है यूरेनियम का। इसका प्रयोग जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसके लिए किया जाता है? बिजली उत्पादन में किया जाता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, वह धातु जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, वह धातु जिसका उपयोग जो है बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, कहां पर? न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। वह यूरेनियम का एक आइसोटोप है U-235, उसका प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट पे बात करें, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है अगर कहीं पर रख दिया जाए तो वह अल्फा, बीटा, गामा, याद रखिएगा, अल्फा, बीटा और गामा किरणें जो है वह स्वतः ही अपने आप रिलीज करता रहता है, वो हमेशा ही रिलीज करता रहता है, इसलिए उसको कंट्रोल्ड मैनर में रखा जाता है। आगे के पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो कहता है यदि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों का उपयोग नहीं किया जाता तो श्रृंखला प्रक्रिया सीमा से बाहर हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर उसमें जो है कंट्रोल नहीं किया गया, यदि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों का उपयोग नहीं किया गया, नियंत्रण रड्स, कंट्रोल रड जिससे कि हम रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, अगर उसका उपयोग नहीं किया गया, जो चेन रिएक्शन है, जो चेन प्रोसेस है, उसका सीमा से बाहर हो जाएगा, मतलब वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। आगे के पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट पहला वो कहां है? तो तारापुर कहां है? महाराष्ट्र। हम लोग बिहार में है ना, और ये कहां पर है? तारापुर में है। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में है, जहां पर कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। याद रखिएगा, भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रयोग जो है वह ऊर्जा का निर्माण करने के लिए किया जाता है। किस ऊर्जा का? बिजली का उत्पादन किया जाता है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, TAPS,
TAPS, इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है। TAPS जो है वो क्या है, पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर परमाणु ऊर्जा संस्थान स्टेशन। BARC का वर्तमान निदेशक कौन है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो अभी वर्तमान में जो डायरेक्टर है वो कौन है? श्री विवेक भसीन। क्या है? श्री विवेक भसीन। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, द लिंक बिटवीन ध्रुवा, पूर्णिमा एंड साइरस। ध्रुवा, पूर्णिमा एंड साइरस, दे आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर। दे आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर। याद रखिएगा, इंडियन रिसर्च रिएक्टर जो BARC में है। कहां पर है? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है। उसका नाम क्या क्या है? तो ध्रुवा, पूर्णिमा और साइरस। ध्रुवा, पूर्णिमा, साइरस किससे संबंधित है? तो इंडियन रिसर्च रिएक्टर है जो कहां पर है? BARC में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है। अगले पॉइंट पर आते हैं, ध्रुवा, पूर्णिमा और साइरस के बीच कड़ी, वे भारतीय अनुसंधान रिएक्टर हैं। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, भारत में परमाणु रिएक्टरों द्वारा मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाला जो ईंधन है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें मेनली कौन सा न्यूक्लियर या फिर कौन सा जो मुख्य जो ईंधन है, जो न्यूक्लियर फ्यूल है, वो कौन सा उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 238, 235 भी बहुत इनरिच होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगले पॉइंट पर, काला पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। काला पक्कम याद रखिएगा, कर्नाटक में है, इसको ध्यान में रखिएगा। काला पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां है? तो तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में जो है वो कौन है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो कहां पर है? तमिलनाडु में है। आगे के पॉइंट में बात करें, कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का प्रयोग जो है वो कहां पर? कालापक्कम का जो रिएक्टर है उसमें जो ईंधन का प्रयोग होता है वो कौन है? प्लूटोनियम या यूरेनियम कार्बाइड, प्लूटोनियम। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, कहता है कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त शीतलक मतलब शीतलक क्या होता है? कूलेंट कहते हैं। क्या होता है कि जब परमाणु अभिक्रिया होती है, जब नाभिकीय संलयन या विखंडन होता है, उसमें काफी ऊर्जा निकलती है, वहां पर कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। कूलेंट क्या करता है? वहां पर जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको शांत करने का काम करती है। तो याद रखिएगा, जो लिक्विड सोडियम है, तरल सोडियम है, इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पर? कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त शीतलक है, कूलेंट है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कलपक्कम में है। आगे बात करते हैं, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, जो एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च जो है वो कहां पर है? तो हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, हरिश्चंद्र संशोध संस्थान, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो वह प्रयागराज यूपी में है। कहां पर है? प्रयागराज यूपी में है। अगले पॉइंट पे बात करें, शाह परमाणु भौतिकी संस्थान, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कहां पर है? तो कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थान, परमाणु ऊर्जा के विभाग जो है, जो बनाया गया है डिपार्टमेंट, जो बनाया गया इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, द इंस्टीट्यूट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है इसके अंदर कौन कौन सा आता है? तो याद रखिएगा, परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, भारी जल बोर्ड, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, चौथा भारतीय यूरेनियम
निगम, ये चारों के चारों जो है वो कहां पर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, कहता है कलपक्कम कहां है, तमिलनाडु में, नरोरा कहां है, उत्तर प्रदेश में, कारा काक काकरापर कहां पे है, गुजरात में है, ट्रॉम्बे कहां है, महाराष्ट्र में है। ये याद रखिएगा, इसमें जो मुख्य बिंदु है वो मेनली याद करने वाला ही है। आगे बात करेंगे कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो है कहां है, रावत भाटा, रावत भाटा कहां पर है, कोटा में है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो कहां है, रावत भाटा, जो कहां पे है, राजस्थान में एक जगह है, कोटा, वहां पर है। आगे बात करते हैं, मद्रास परमाणु ऊर्जा जो प्लांट है, मद्रास परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है वो कहां पे है, कलपक्कम में है। कहां पर है, कलपक्कम में है। अब कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैगा एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर है, कर्नाटक में है। कर्नाटका में कौन है, कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट है। आगे बात करते हैं, भारत का परमाणु संयंत्र जो चतुर्थ भूकंपी, फोर्थ सिस्मिक जोन में स्थित है, तो कौन है, नरोरा। कौन है, नरोरा जो है वो फोर्थ सिस्मिक जोन, याद रखिएगा सिस्मिक जोन होता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जो इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको डिवीजन में डिवाइड किया गया है, तो जो फोर्थ डिवीजन है, फोर्थ जोन है सिस्मिक का, उस फोर्थ जोन में जो है नरोरा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। आगे के पॉइंट पे बात करते हैं, रूस ने तमिलनाडु के कुंडल कुलम में परमाणु रिएक्टरों की कितनी इकाइयों के निर्माण की सहमति व्यक्त की है, तो नंबर है 6, याद रखिएगा 6। 2 जो है इसमें अभी काम स्टार्ट हो चुका है। आगे के पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं परमाणु रिएक्टर में भारी जल जो कि हैवी वाटर होता है। हैवी वाटर का कार्य क्या है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए जो है हैवी वाटर का यूज किया जाता है। हैवी वाटर का यूज न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। आगे के पॉइंट में बात करें, परमाणु रिएक्टर में जो मंदक होता है, जो रिटार्डर होता है, मॉडरेटर होता है, के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट, भारी जल और साधारण जल, 3 चीज का उपयोग जो है, जो एटॉमिक पावर प्लांट होता है उसमें किया जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया, तो यहां पर जो है कहता है कि भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन्स की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है, और न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है, पहले भी मैंने बताया है। तो क्या कहा यहां पर कि मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है, कहां पे, परमाणु रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स हैं उसमें जो मंदक है, मंदक के रूप में कौन कौन सा चीज का प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे ग्रेफाइट, भारी जल और साधारण जल। भारी जल, ग्रेफाइट, साधारण जल याद कर लेंगे। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टर में क्या होता है, मतलब किसके रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। जस्ट मैंने बताया कि ग्रेफाइट का प्रयोग जो है न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किया जाता है, और ग्रेफाइट जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या है, मंदक के रूप में धीरे करने के लिए, न्यूट्रॉन्स जो है उसको धीरे करने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट पर। कहता है फास्ट ब्रिड रिएक्टर, फास्ट ब्रिड रिएक्टर एक परमाणु रिएक्टर है, क्या करता है, जो विखंडन प्रक्रिया द्वारा बिजली पैदा करता है। न्यूक्लियर फिजन, जो विखंडन करता है, विखंडन के द्वारा जो है, इसमें यूरेनियम का आइसोटोप यूज होता है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, जो परमाणु रिएक्टर है उसमें विखंडन प्रक्रिया द्वारा बिजली पैदा किया जाता है। और नाभिकीय विखंडन क्या हुआ, एक बड़े से नाभिक का टूट के 2 छोटे नाभिक में बदलना। अगले पॉइंट पर, ब्रीडर रिएक्टर वह है जो जलने की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है। जलने की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ जो है उत्पन्न करता है। अगले पॉइंट पर, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी कुल स्थापित क्षमता सबसे अधिक है। याद रखिएगा, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एटॉमिक पावर प्लांट जो है जिसका कुल स्थापित क्षमता सबसे अधिक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो सबसे अधिक है, कौन है, कुंडल कुलम
कुडल कुलम, है ना, या फिर इसको कुडन कुमम कुलम भी कहते हैं, कुडन कुलम भी पढ़ सकते हैं आप, कुडन कुलम, कुडन कुलम। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत, परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत, भारत में जो टोटल एनर्जी बन रहा है उसमें से जो परमाणु ऊर्जा, जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी से जो मिलता है वो कितना है, 1.65%, 1.65%। पोखरण परमाणु परीक्षण, जो भारत में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें 1974 का आधिकारिक कोड नाम क्या था, आधिकारिक जो कोड नेम होता है वो क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा नाम था। कहता है पोखरण 2 परीक्षण 11 और 13 मई को हुआ था, 1998 को किया गया था। याद रखिएगा, पोखरण 2 टेस्ट पोखरण में पहली बार जब हुआ था 1974 में परमाणु परीक्षण, स्माइलिंग बुद्धा जिसका कोड नेम है, वह विफल हो गया था। लेकिन दूसरी बार जब 19 और ये याद रखिएगा 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, और जब पोखरण का द्वितीय परीक्षा जो है 11 और 13 मई में हुआ था, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब थे, और उस समय जो हमारे राष्ट्रपति साहब थे वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। तो कहता है पोखरण 2 परीक्षण जो है वह 11 और 13 मई को हुआ था। याद रखेंगे कब कब हुआ था, 11 को हुआ था और 13 मई को हुआ था। इस दो तिथि को जो है 5 विस्फोट हुए थे, 5 विस्फोट किए गए थे। अगला पॉइंट बात करते हैं ऑपरेशन शक्ति 98। ऑपरेशन शक्ति 98 जो है वह क्या है, तो 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था। जो पोखरण परीक्षण हुआ था 1998, याद रखिएगा 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम था, लेकिन 1998 पोखरण 1998 में जब हुआ था ऑपरेशन शक्ति 1998 या ऑपरेशन शक्ति 98 का नाम दिया गया था। आगे बात करते हैं, मई 1998 में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। कितने परीक्षण किए थे, 5 बम विस्फोट करके उन्होंने देखा था। पोखरण कहां है, तो पोखरण राजस्थान में है। पोखरण कहां है, तो पोखरण राजस्थान में है। याद रखिएगा 11 को 3 टेस्ट किया गया था, 13 को 2 टेस्ट किया गया था। कुल टेस्टों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। भारत के परमाणु सिद्धांत, जो परमाणु सिद्धांत में क्या शामिल है, पहले प्रयोग नहीं, एक तरफा रोक और न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। ठीक है, एक पहले प्रयोग नहीं, एक तरफा रोक और न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। अगले पॉइंट पर चलते हैं, सिद्धांत है यह भारत का, इसको लिख के याद कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पर कहता है वह स्थान जहां अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, इसको कहते हैं ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ITER प्रोजेक्ट इज टू बी बिल्ड साउदर्न फ्रांस। वह स्थान जहां अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर परियोजना का निर्माण किया जाना है, वो कहां पर किया जाना है, तो साउदर्न फ्रांस में किया जाना है, दक्षिणी फ्रांस में किया जाना है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, भारत अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का महत्वपूर्ण सदस्य है। याद रखिएगा इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER क्या कहता है, भारत अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है उसका मुख्य सदस्य है, इंपॉर्टेंट मेंबर है। यह प्रयोग सफल होता है तो भारत को तत्काल लाभ यह होगा, क्या होगा तत्काल, जो आपका बेनिफिट होगा, वह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टर बना सकेगा। मतलब विद्युत उत्पादन के लिए अब हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिएक्टर बना सकेंगे। कहता है अगला पॉइंट, भारत ने परमाणु हथियार और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए से इनकार कर दिया है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है। जो भारत ने परमाणु हथियार, याद रखिएगा
जो वीटो पावर जिन देश के पास है वह खुलेआम बम बनाते हैं, लेकिन भारत पर इसका रोक लगा हुआ है। रोक जो लगा हुआ है, यह कहकर भारत ने इस संधि पर अप्रसार मतलब इसको बढ़ाएगी नहीं, है ना, इसको बढ़ाएगी नहीं, इस पर जो है हस्ताक्षर कर दिया। इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, मना कर दिया, इनकार कर दिया, है ना। कारण क्या है कि भेदभाव पूर्ण है। वो क्या है? भेदभाव पूर्ण है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, परमाणु अप्रसार संधि, जिसे आमतौर पर परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी एनपीटी के रूप में जाना जाता है, द्वारा मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार संपन्न देश कौन? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। ठीक है। अप्रसार संधि, जिसे आमतौर पर परमाणु अप्रसार संधि के रूप में जाना जाता है, द्वारा मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार संपन्न देश जो है वो कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस है। ठीक है। मतलब इनमें से जो कहता है कि परमाणु अप्रसार संधि जो हुआ था एनपीटीसी जो है, इसमें जो मान्यता प्राप्त परमाणु संपन्न मतलब जिसके पास परमाणु हथियार बहुत अधिक है, वो ये 4-5 देश हैं आपके, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। आगे पॉइंट में आते हैं, देखते हैं। अगले पॉइंट पे कहता है, किसी देश के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने का परिणाम यह होगा उसे नवीनतम और सर्वाधिक कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्राप्त होगी। ठीक है। मेरे ख्याल से जो है आपको इन सब पॉइंट्स को याद कर लेना चाहिए। देखिए, मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाता चला जाता हूं, बीच में किसी तरह की कोई बात नहीं होती है। रीजन है इसके पीछे कि आपको फोकस्ड रहना है। मैं अगर इधर उधर की बातें करूंगा तो आप फोकस्ड नहीं रहेंगे। मोबाइल में रील चलाने का बहुत बड़ा डिमेरिट है। मेरी भी वीडियो यूट्यूब पे आएगी, इसका मतलब है कि मोबाइल पर ही आप देखेंगे। जितने छात्र हैं वो मोस्टली मोबाइल पर ही देखते हैं, है ना। लेकिन मोबाइल में एक सबसे बुरा जो आदत है वो रील्स देखने का है। तो मैं अगर आपको यहां पर से भटका दूं, अगर कंटिन्यूअसली ना चलूं, तो आप क्या करेंगे? वीडियो स्किप करेंगे और कहीं ना कहीं जाकर रील्स को एंजॉय करने लगते हैं ना। ये नेचुरल है, ये कोई बुरा चीज नहीं है, नेचुरल है। लेकिन थोड़ा कंटिन्यूअसली इस चीजों पर ध्यान देके अगर पढ़ लेंगे तो हमारे आने वाले एग्जाम्स में हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चलिए आगे पॉइंट पर बात करते हैं। चीन, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और ईरान में से कौन सा देश परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है? जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है उसका सदस्य नहीं है। कौन है? चीन, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और ईरान। इनमें से जो ईरान है वो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य नहीं है। आगे पॉइंट में बात करते हैं, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद याद रखिएगा, परमाणु आपूर्तिकर्ता जो समूह है इसका काम होता है पूरे विश्व में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उसको आपूर्ति कराना अगर कहीं जरूरत है तो। उसने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भारत को असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी की आपूर्ति की अनुमति देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश वह कौन सा है? फ्रांस है। याद रखिएगा, जब परीक्षण हुआ था, जब भारत ने परीक्षण कर लिया, सारा चीज कर लिया, तो भारत पर सैंक्शन लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया, कोई भी देश इसे किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव तत्व नहीं देगा ताकि ये कोई काम ना कर सके। लेकिन फ्रांस ने जब इस पे प्रतिबंध हट गया तो विद्युत उत्पादन के लिए असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी, मतलब जहां पर कि विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग होगा, उसके लिए जो है समझौता हुआ। किनके बीच? फ्रांस और भारत के बीच हस्ताक्षर हो गया। आगे की बात करते हैं तो भारतीय संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, मतलब अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, के साथ अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि निहितार्थ यह है कि असैन्य परमाणु रिएक्टर सुरक्षा उपयोगों के अंतर्गत आते हैं। और सैन्य परमाणु रिएक्टर जहां पर कि बिजली का उत्पादन हो रहा है वो सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आते हैं। भारत में कुछ परमाणु रिएक्टरों को IAEA मतलब
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत रखा गया है, जबकि अन्य को नहीं, क्योंकि कुछ आयातित यूरेनियम का उपयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का उपयोग करते हैं। जो कहीं से लेके कहीं से आता है उसका उपयोग जो करते हैं वो IAEA के अंतर्गत है। लेकिन जो भारत में कौन है, तो थोरियम जो है ना, थोरियम बहुत है। तो यहां पर जिसमें कि यहां से उत्पन्न, यहां से निकाला हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, वो IAEA के अंतर्गत नहीं है। लेकिन बाकी जो विदेश से आ रहा है हमारे पास, वो IAEA के अंदर अंतर्गत आता है। अगला जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, अक्टूबर 2018, अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ परमाणु क्षेत्रों में सहयोग क्षेत्रों में प्राथमिकता और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो याद रखिएगा कि क्या कहता है, परमाणु क्षेत्र में सहयोग, कौन, रूस जो है। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ परमाणु क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों में प्राथमिकता और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना जो है नामक एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। वो कब किया है, अक्टूबर 2018 में। मेरे ख्याल से जितने भी पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। एंजॉय से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तब तक जय हिंद, जय भारत।